नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुछ एक बातें हालात हमारे सामने रखता है और हमसे एक सवाल पूछता है कि पिछले इतने सालों में आप लोग अपने आप को कहाँ तक पहचान पाए। और हमें तकलीफ़ तब होती है जब हमें जवाब तलाश करने में बहुत ही पेचीदगी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। आज की जो मुद्दा है, मैं आपके सामने सिर्फ कुछ हालात हाज़रा के मद्देनज़र मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ कि मित्रों, क्या वाकई हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम 130 करोड़ लोग इस देश को अपना देश पूरी तरह से मान चुके हैं। कहीं ना कहीं दीवारें जो हैं खड़ी हो जाती हैं, जो हमें तकलीफ़ देती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं सोचने पर कि हम एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में इवॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे। इसका कोई ना कोई हमें हल तलाश करना होगा। मित्रों, जो कुछ हुआ इन 2 दिनों में बहुत तकलीफ़देह है, और उससे पहले भी हम ये तकलीफ़ सिर्फ हाल ही में नहीं सहते रहे हैं। ये तकलीफ़ें हमें बहुत देर से परेशान कर रही हैं। ये परेशान कर रही हैं, प्रेमचंद के वक्त से परेशान कर रही हैं। प्रेमचंद का जो किरदार है, गोदान का जो होरी है, वो क्या इस देश से गायब हो चुका है? क्या अब होरी खुशहाल हो गया है? क्या मदर इंडिया का जो किसान है उसका सिलसिला ठीक ठाक हो गया है? क्या नया दौर में जो एक उमंग के साथ जो प्रगति करने की, आगे बढ़ने की बात थी, क्या वो वाकई अब तय हो चुकी है? अगर तय हो चुकी है तो मित्रों, तो फिर हम आपस में इतना दुराव क्यों पैदा कर रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहे? कहाँ एक संवाद टूटा है? संवाद का धागा कहाँ से टूटा है? इसको जोड़ने की कोशिश हमने क्या की? क्या हमने वाकई इस बात का प्रयास किया कि 130 करोड़ लोग एक आवाज़ में खड़े होकर राष्ट्रगान गा सकें, या एक आवाज़ में खड़े होकर वंदे मातरम गा सकें, या एक आवाज़ में खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद की बात भी कर सकें? कोई भी बात। मेरा मकसद किसी एक ख़ास फ़िरके या ख़ास विचारधारा की वकालत करना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस बात का हल तो ढूंढना होगा कि ये नफ़रत की ज़िंदगी जो हम पिछली कम से कम पूरी एक सदी से भोग रहे हैं, सिर्फ 70 साल या 72 साल से नहीं भोग रहे, हम उससे भी ज़्यादा वक्फ़ा हमने नफ़रत में जिया है, नफ़रत के साथ हमने भोगा है। मित्रों, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि जैसे अब भारत का विभाजन हुआ, आप जो भी कहें, हम इतने सालों में, 74 साल में भी हम उस विभाजन की विभीषिका से मुक्त नहीं हो पाए। अभी भी कोई सिरफिरा खड़ा होकर कह देता है कि ये तो रिफ्यूजी हैं। 74 साल के बाद भी अगर कोई रिफ्यूजी लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है तो बेहद तकलीफ़ होती है कि ये यार क्या है। मुल्क तो पहले भी एक था। मैं छोटी सी बात आपको, मैंने किसी अखबार में ही पढ़ा था रेफरेंस। उत्तर कोरिया में एक फ़िल्म बनी और वह फ़िल्म का नाम था पैरासाइट, और पैरासाइट फ़िल्म को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अवार्ड मिला। अब पैरासाइट जो फ़िल्म है, उसके संदर्भ में आप देखें तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आपस में 2 दुश्मन देश हैं, लेकिन दोनों दुश्मन देशों के बावजूद वहाँ जो मनोरंजन की जो चीज़ें हैं, चाहे फिल्म है, चाहे नाटक है, चाहे कोई लिखने पढ़ने का सिलसिला है, उस सिलसिले में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों तरफ फिल्में जो हैं मुनाफा कमाती हैं। उत्तरी कोरिया में बनी हुई फिल्म आज भी दक्षिणी कोरिया में उतने ही शौक़, ज़ौक़ और शिद्दत के साथ देखी जाती है, और दक्षिणी कोरिया में बनी हुई चीज़ों का उत्तरी कोरिया के लोग कभी विरोध नहीं करते। आपको ये तो समझ में आ गया कि एक चीज़ ऐसी है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो अदब है, चाहे वो नज़्म है, चाहे वो उपन्यास है, वो सरहदों को तोड़कर भी दुनिया के लोगों को करीब लाता है, दुश्मन मुल्कों को भी करीब ले आता है। लेकिन हम अब तक
भारत और पाक के बीच में जो दुश्मनी की रेखाएं हैं उनको भी हम तय नहीं कर पा रहे। अदब के स्तर पर, फिल्मों के स्तर पर हमारी फिल्में वहाँ पर बैन हैं। हमारी अनारकली का बाज़ार वहाँ पर है, अनारकली की मज़ार वहाँ पर है, लेकिन अनारकली की फ़िल्म अगर भारत में बनती है तो उसको वहाँ पर आज के माहौल में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं है कि हमने प्रयोग नहीं किया, हमने देखा नहीं है। हमने वीर ज़ारा देखी, फिल्में आपके सामने हैं, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, हिना फिल्म आपने देखी। बहुत सारी फिल्मों के ऐसे रुझान हैं जिनमें एक देश का नायक दूसरे देश में जाकर भटक जाता है। या एक वो हैप्पी भाग जाएगी फिल्म आई थी, आपको याद होगा। हैप्पी भाग जाएगी फिल्म में भी यही थीम है। हैप्पी जिस युवक से शादी करना चाहती है, माँ बाप उस युवक से शादी नहीं करना चाहते, और माँ बाप जिससे शादी करवाना चाहते हैं उससे हैप्पी शादी नहीं करना चाहती, और हैप्पी भाग जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान जाकर वहाँ जो व्यक्ति उसकी परवरिश करता है, जो उसको शरण देता है, वो आदमी इस बात की कोशिश करता है कि ये किसी तरह से अपने घर पहुँच जाए, और उसका युवा जो बेटा है वो भी इस बात की कोशिश करता है कि किसी तरह से अपने घर पहुंच जाए, भारत में चली जाए। और वो ये भी कोशिश करता है कि अगर जिससे ये मोहब्बत करती है, अगर उस लड़के को यहाँ लाया जाए तो हम दोनों की शादी करवा दें। मतलब यह है कि एक तीव्रता एहसास की ये है कि एक रूप में, एक रंग में जीने की जो कशिश है वो इतने सालों बाद भी कायम है, लेकिन नफ़रत की जो दीवारें हैं अब भी कुछ लोग उठाने पे आमादा हैं। और यही सिलसिला हाल ही के आंदोलनों में चला। मैं किसी विशेष आंदोलन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सब समझ रहे हैं कि हम लोग आपस में संवाद की भाषा स्थापित नहीं कर पाए। 15 साल तक हमने आतंकवाद के दंश को, जहर को झेला, उसके तीरों को महसूस किया, उसकी चुभन अब तक कई परिवारों के ऊपर मंडराती रहती है और वो उससे मुक्त नहीं हो पाते। 15 साल तक आतंक की ज़िंदगी जीने के बाद भी हम लोगों ने कभी आपसी संवाद या आपस में समस्याओं का समाधान मिलकर करने की ओर हमने कभी भी एक कदम उठाने से भी हमने गुरेज किया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देश मेरा है, देश आपका है, देश हम सबका है, और इस देश में अगर कोई समस्या आती है, किसी वजह से उपजती है, तो हमें संवाद के रास्ते से उसका समाधान तलाश करना चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं। हमें बापू ने रास्ता बड़ा अच्छा दिखाया था, गांधी ने बताया था हमें किस तरह से जीना चाहिए। जीने का सलीका ये भी है, अगर अपनी बात मनवानी है सत्याग्रह के सलीके से आप बनवा सकते हो। और दीगर उस काल के बहुत सारे महानायकों ने हमारे सामने सबक रखे, लेकिन हमने क्या सीखा? क्या हमने सत्याग्रह को अपना लिया? नहीं अपनाया। ये कहीं ना कहीं हमें इन संकटों का स्थायी हल निकालना ही होगा, इसलिए कि ये 130 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। हमारी आने वाली नस्लें हमको कोसेंगी कि यार ये कैसे थे हमारे बड़े जो हैं, जो एक किसी भी सवाल को आपस में बातचीत के साथ तय ही नहीं कर पा रहे थे, और इन्होंने ऐसे ऐसे हथकंडे अपना लिए, ऐसे ऐसे रास्तों पर ये चल निकले कि ये रास्ते जो हैं इनको अपने मुल्क की एक रूपता से कहीं दूर ले जा गए, कोसों दूर ले गए। ये कितनी तकलीफ़देह बात है मित्रों कि हमारे यहाँ हम क्यों नहीं अनुशासनबद्ध होकर या एक रूप होकर, अनुशासनबद्ध होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन संवाद को स्थापित करना बेहद ज़रूरी है। हम उस तरह से भाषा का इस्तेमाल, संवाद की भाषा का इस्तेमाल, संवाद के रास्ते को अपनाने की बात, इसको हम लोग जज्ब क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल सतही नहीं है, बहुत गहरे में सोचने वाली बात है। और सोचना जो है ये सभी पक्षों को है, किसी एक पक्ष के लिए सोचने का सवाल नहीं है। जब तक मित्रों मिल बैठकर हम सिर जोड़कर अपनी समस्याओं का हल नहीं तलाशते, तब तक हम ये यकीन जानिए, तब तक हम में वो एक मुल्क के रूप में जीवित रहने की या अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की जो भावना है वो नहीं आ पाएगी। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सबक छोड़े जा रहे हैं हाल ही की घटनाओं से, इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार होना चाहिए। अगर विचार नहीं मिलते तो क्या हमारे पास सिवाय हिंसा के और सिवाय देश के प्रति तोड़ने वाली बातें करने के सिवाय हमारे पास क्या वाकई कोई चारा नहीं रहा? हमारे पास चारा होना चाहिए। हम लोग एक इंसानी नस्ल के
इंसान है, इंसानी नस्ल से ताल्लुक़ है, हमारा संबंध है। और जब संबंध इंसानी नस्ल से है तो इस इंसानी मर्यादाओं और इंसानी तकाज़ों से भी हमें कहीं ना कहीं वास्ता अपना जोड़ना चाहिए। मित्रों, इन दिनों की जो घटनाएं हैं उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है हर उस शख्स को जो स्वतंत्र रूप से इस देश की बहबूदी, इस देश की प्रगति, इस देश के विकास की बात सोचता है, समानता की बात सोचता है, संविधान की बात सोचता है। लेकिन जब इन चीज़ों के परखचे उड़ने लगते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार हम इतने सालों में भी प्रौढ़ नहीं हो पाए, विकसित नहीं हो पाए। हम तो पूरे परिवेश को विकसित करने की बात करते हैं और हमारे अपने जहन जो हैं कितने छोटे हो गए हैं। आखिर में दोस्तों, शायर आज़ाद गुलाटी के शेर के साथ बात ख़त्म करते हैं कि ज़हन इंसान की हदें गर इस तरह घटती गई तो ज़मीं पर सरहदें ही सरहदें रह जाएंगी। शुक्रिया दोस्तों।